Good morning students. So today's topic is what is abnormal molar mass. ठीक है ना, हमने क्या किया था अभी तक सारे इंडेक्स क्वेश्चन अभी तक इससे पहले की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निपटा लिए थे. अब हम क्या करेंगे abnormal molar mass के बारे में पढ़ेंगे. तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, इसका नाम है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन. क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है ना, उसको क्या किया आपने पानी में डाल दिया, क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस के आयंस में ये क्या हो जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे. लेकिन मान लो आपने इसको कितना डाला था, आपने इसको डाला था 500 ग्राम इन कितना वाटर 1 kg, ठीक है. तो क्या हुआ जब आपने इसको डाला तो ये डिसोसिएट कितना ग्राम हुआ सिर्फ 250 ग्राम. उसके बाद क्या हुआ, डिसोसिएट होना बंद हो गया, भूला भी नहीं होगा नीचे पड़ा, ठीक है ना. तो अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता क्वेश्चन, आपको बताता कि मैंने 500 ग्राम W की वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है ना, आप W की वैल्यू निकाल लोगे, आपको W1 पता है, ठीक है ना. और आपसे मैंने पूछा व्हाट विल द रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है. तो आप W की वैल्यू 500 लेके सॉल्व कर दोगे, जबकि आपको क्या लेके सॉल्व करना चाहिए था 250 लेके सॉल्व करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. तो इसको करने से, ऐसा करने पे जो मेरी प्रॉपर्टी, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी गलत आती है, उसकी गलत प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग उसमें वैल्यू गलत निकाल सकते हैं. मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत आई है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि आपका चेंजिंग प्रेशर टेम्परेचर आपको पता था, निकाल के देख लेंगे चेंजिंग प्रेशर कितना हुआ था मिलाने से, ठीक है ना. और मैंने आपको सब कुछ बता दिया था और आपने वही वैल्यू लेके और मैंने बोला कि M2 की वैल्यू निकाल दो. M2 की वैल्यू कोई वैल्यू निकाली, M2 की वैल्यू कैसे निकाली, डेल्टा टी का फॉर्मूला लेंगे, कैसे निकलेगी W2 इंटू Kb इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी. ये सारी वैल्यू तो लगा दी आपने, तो आपने W की वैल्यू कितनी ली यहाँ पर 500 ग्राम, ठीक है. जबकि आप डिसोसिएट कितना हुआ सर 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है ना. तो आपने 500 ग्राम में वैल्यू सॉल्व करी, इसकी वैल्यू में फर्क आएगा. 500 ग्राम में तो 2 टाइम्स हो जाएगा सीधे. मतलब अगर मेरा मोलर मास M2 का आपको नहीं पता था, जैसे मैं आपको W2 बताता हूँ और इसको नहीं बताता, इसका मोलर मास कितना है बेटा 23 प्लस 25.5, ठीक है ना, 58.5 ये मास. तो आपने इसका मास कितना निकाला, अब जब आप इसको मास कैलकुलेट करोगे, इसका आप मास निकाल लोगे सीधे 170. आपका M2 का मास कितना आएगा इसमें 170, क्योंकि W2 तो 250 के हिसाब से देगा M2 की वैल्यू 58.5, लेकिन हमने W की वैल्यू ले ली डबल, तो आंसर आपका आएगा 170. तो जो भी ये एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू आपने निकाली है, ये नॉर्मल है, दैट इज नॉट नॉर्मल मोलर मास, दिस इज नॉर्मल. तो आपने कहा ये कैसे बढ़ कैसे गया, तो ये नॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू आपने निकाली, और जो आपने वैल्यू निकाली एक्चुअली कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, कितनी आनी चाहिए इसमें वैल्यू 58.5 आनी चाहिए, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई 170. तो जो नॉर्मल वैल्यू आई, इसको हम किससे बताते हैं, इसको हम बताते हैं I से, ठीक है ना. इसको I से बताते हैं. I is the ratio of abnormal molar mass upon actual molar mass. तो ये I की वैल्यू क्या करती है, ये बता रही थी कि डिसोसिएशन कितना हुआ था, ये बता रही थी डिसोसिएशन कितना हुआ था, ठीक है ना. उसके हिसाब से आप वैल्यू निकालो, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप वैल्यू निकालो, ठीक है ना. तो ये डिसोसिएशन का प्रोसेस समझ में आ गया ना बेटा आपको, कि डिसोसिएशन मतलब कम हुआ तो इसकी वजह से मेरा आई चेंज हो गया. सॉरी यहाँ पर ऊपर नॉर्मल आएगा, ऊपर नॉर्मल नीचे एबनॉर्मल, ठीक है, ऊपर नॉर्मल और नीचे नॉर्मल. दिस इज द वैल्यू ऑफ I, दिस इज द वैल्यू ऑफ I. आप ऐसे कैलकुलेट करते हो नॉर्मल वैल्यू अपॉन एबनॉर्मल वैल्यू. तो जब आप ऐसा लिखते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से I निकालना चाहो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से I निकालना चाहो,
और उसको एम डैश लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैं क्या लिखता हूँ, जो नॉर्मल मेरी वैल्यू आ रही थी कितनी आनी थी, डेल्टा टी बी आनी थी, और मेरी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी बी डैश, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये थी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व्ड मतलब जो आपके एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और ये क्या है आपकी कैलकुलेटेड, जो आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके गलत निकाली, क्योंकि आपने डिसोसिएशन को क्या कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो कैलकुलेट करके जो गलत वैल्यू निकाली और जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको ऐसे डिवाइड करेंगे और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिसोसिएशन कितना हुआ इस पे डिपेंड करेगा कि मेरी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। समझ में आया वैल्यू, तो मतलब डिसोसिएशन हो रहा होगा तो जो वैल्यू आएगी मेरी ऑलरेडी अपने आप की वैल्यू कितनी आएगी, वो कम आएगी, ठीक है ना। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, मेरी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से ऊपर आ रही है, ठीक है ना। आई की वैल्यू 1 से ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो जितना पार्टिकल्स जो है एसोसिएट हुए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट, ठीक है ना, आफ्टर, और उससे पहले जितने डिसोसिएट हुए थे उसको भी अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपकी वैल्यू आई आएगी। तो ये तीसरा फॉर्मूला ये है कि जब रिएक्शन हो गई उसके बाद जो डिसोसिएट हुए और उससे पहले डिसोसिएट होने से पहले जो वैल्यू थी वो भी आई के बराबर होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन की वैल्यू आई के बराबर होती है, ठीक है ना। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आ रहा है हमें। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे आई कैसे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ये देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे आई कैसे इफेक्ट डालेगा, तो कैसे डालेगा, जो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पहली थी रिलेटिव लोअरिंग, डेल्टा पी बाय पी कैन बी रिटन एज आई इनटू n2 बाय n1, ठीक है, ठीक है। ये आई यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मेरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के एफ एम, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आई के एफ एम, पूरा नहीं लिखा, आई के एफ इनटू डब्ल्यू इनटू थाउजेंड अपॉन m2 इनटू डब्ल्यू नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, ठीक है ना। और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस हर फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आई यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और आपके नॉर्मल मास जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इजी है ना, एकदम बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आई की वैल्यू निकालनी है और करना है। तो जब तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये कैसे है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन मोलर मास की जो वैल्यू होती है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आती है कैसे करनी है, किस चीज़ को बोलेंगे, किस चीज़ को नहीं बोलेंगे, नीचे लिखना है, ये समझ में आएगा। और कैसे हुआ डिसोसिएशन ये समझ में। फॉर एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम्पल 2.12 है, उसमें क्या हुआ, उसमें आपके पास क्या था, आपके पास था C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, क्या था बेटा, बेंजोइक एसिड था। इसको क्या किया, इसको बेंजीन में मिलाया, ठीक है, बेंजीन में मिलाया, ठीक है। तो जब इसको मिलाया इसमें तो उन्होंने बताया कि दो, जब ये इसमें मिलाते हैं तो ये जाके एसोसिएट होंगे C6H5COOH, दो एसोसिएट हो जाते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा, दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है। तो हमें एसोसिएशन के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एसोसिएशन के लिए लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में इसके मोल्स कितने थे, 1 मोल थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में इसका 1 मोल था, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन के बाद इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, पहले मोल इसके 0 थे क्योंकि अभी डिसोसिएशन 1 हो गई। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं कि इसके कितने डिसोसिएशन, इसका एसोसिएशन कितना हुआ, इसका एसोसिएशन कितना हुआ बेटा, 1 माइनस x हो गया, ठीक है, 1 माइनस x हो गया, ठीक है ना, 1 माइनस x हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, अगर इसके x मोल्स इसमें मिलेंगे तो एसोसिएट होने के बाद यहाँ पर मोल्स कितने मिलेंगे, x/2, इसके x/2, ये कैसे होगा ऐसे समझेंगे। मान लेंगे कितना है, इसके कितने मोल्स हैं, 100, पहले यहाँ पर 100 इसके एटम्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर कितने रहेगा, सिर्फ 10 रहेगा,
यहाँ पे 10 रहेगा, 10 को आपने 1 माइनस एक्स ले आएंगे 1 माइनस 90 है ना बेटा 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 90, तो यानी कि एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 45, यानी कि 45 जो है वो पेयर से हमारे पास इसके C6H5COOH 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इंटू 2 यानी कि कितने हो गए ये भी 90 आइटम्स 90 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 90 मॉलिक्यूल्स यहाँ जाकर 6/2 में बने, ठीक है ना। तो ये आपको करना आना चाहिए, कैसे हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स और यहाँ पर x/2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए ये बात समझ में आ रही है कि ये मैंने कैसे करा, ठीक है ना। तो अब इस फाइनल इक्विलिब्रियम का अगर मैं चेक करूँ कि कितने मोल्स है मेरे पास, तो कैसे आएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/2, इन सबको ऐड कर दूँगा तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वैल्यू मेरी आएगी 1 माइनस x/2, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी बेटा, देखो 1 माइनस x/2 आ जाएगी, इसको करते हैं ऐसे करेंगे 2 और 2, तो 2x माइनस एक्स इज माइनस एक्स ऑन 2, ठीक है ना। समझ में आ गया, इजीली करना था ऐसे। तो 1 माइनस x/2 क्या है, दिस इज द डिसोसिएशन, ये कितना डिसोसिएशन हुआ, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम आई अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे कैसे निकालना है, बेटा ये चीज़ समझ में आई, मेन आपको बस यही समझना है, बाकी सारा क्वेश्चन तो पुराना ही है, बाकी जो आपको वैल्यूज दे रखी है बस उसको निकाल के आपको वैल्यूज निकालनी है। तो आई क्या होगा, जो आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे ऊपर वाले इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी है उससे, ठीक है ना, सॉरी जो एक्चुअली मोलर मास होगा उससे, और डिवाइड कैसे करोगे जो आपका मोलर मास कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। और वो वैल्यू आई के बराबर है, वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1 माइनस x/2 के बराबर। तो आपको उसमें बताना था कि इसके एसोसिएशन कितना होगा, आपको x की वैल्यू बतानी देनी है, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आपको एसोसिएशन पूछ रखा है इसमें कि कितना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमर बनेगा ऐसे करके डायमर बन रहा है, उसका एसोसिएशन कितना है पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से ये समझाया था मैंने, इसको ये समझ गए हो, अब इसको स्टार्टिंग से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिजोल्व कितना किया है इसको कितना डिजोल्व किया है 25 ग्राम, ठीक है ना। और किसमें डाला आपने डाला 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला 2 ग्राम, ठीक है ना। 2 ग्राम ऑफ CH3COOH आपने डाला C6H5COH में डाला C6H6 में आपने 25 ग्राम, ठीक है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF कितना दिया हुआ इन्होंने 1.62 केल्विन, ठीक है ना 1.62 केल्विन दिए। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की वैल्यू कितनी दी है बेंजीन के लिए, KF की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 4.9, ठीक है ना। इन सारी वैल्यूज को डालेंगे और M2 डैश जो आप कैलकुलेट करोगे, जो मैंने M2 डैश से बता रखा है, उसकी वैल्यू निकालोगे, कितनी निकलेगी बेटा। अब सोच लो कि पूरा डिसोसिएट हो गया, तो आपने W की वैल्यू लगा ली, W की वैल्यू डाल दिया 2, ठीक है ना। उसके बाद आपने KF की वैल्यू डाली 4.9 और आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नीचे आपने लिखा W1 की वैल्यू दैट इज 25, ठीक है ना। और आपने साथ में क्या लिखा आपने डेल्टा TF की वैल्यू दैट इज 1.62 केल्विन, ठीक है ना। ये आपने सारी वैल्यूज डाली, इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर आएगा लगभग 241.9, यानी 242 भी बोल सकते हो। कितना आंसर आएगा लगभग 242, कितना आंसर आएगा लगभग 242। तो जो 242 आपका आंसर आया, क्या ये सही है या नहीं, इसको चेक करेंगे। ये क्या है, मोलर मास है बेटा, इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास निकालते हैं। 12 6 72 प्लस 5 और 1 6 प्लस C एक और है यानी 12 प्लस 2 16 30, ठीक है। देखते हैं 2 4 6 12 3 4 5 कितना हो गया, आंसर कितना आना चाहिए आपका एम का 122, जो एक्चुअल मोलर मास है वो कितना 122, लेकिन आपका आया कितना 240, क्या आपका आंसर सही है। तो समझ में आया ना, मोलर मास में गलत आ गया, डिसोसिएशन में पता चला। इसका आंसर कैसे निकलेगा 122 अपॉन 242, ये वैल्यू लिखोगे आप
तो आपको आई की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू पता चल गई। जब भी एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, जब भी डिसोसिएशन होगा वहाँ पर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आई, 1 से कम आई, ठीक है ना। कितनी आई वैल्यू, कितनी आई वैल्यू देखते हैं, 1 माइनस एक्स बाई 2 इज रिटन एज 0.504, अप्रॉक्सीमेट आंसर है 0.504। ऐसे ले लेते हैं 12 to the 24 होता है, ठीक है ना। अगर ये 244 होता तो 1/2 0.5 आती है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना, एग्जैक्टली 0.5 वैल्यू आती, लेकिन ये थोड़ी वैल्यू कम है, इस वजह से 0.504 के अराउंड वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप इसको 505 लिख दोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसके बराबर है 1 माइनस एक्स बाई 2, इसको ले जाएंगे उसको ले जाएंगे तो एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.496, इतनी आएगी बेटा 0.496 इतनी आएगी ना। इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी 0.992, दैट इज द डिसोसिएशन एक्स को 0.992 and in percentage dissociation will be 99.2% dissociation, मतलब कितना ज़्यादा इसका एसोसिएशन, कितना ज़्यादा एसोसिएशन हुआ 99.2% एसोसिएशन हुआ इसमें, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसलिए आपका जो ये नॉर्मल मासेस में एबनॉर्मल बिहेवियर आया, तो ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, तो बुक में दिया उसको दोबारा देखेंगे, जब तक क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपका नॉर्मल मास कैलकुलेट करना नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि इसमें ये पार्ट कितना होता है, ठीक है, ये पार्ट कितना थोड़ा सा टफ रहता है, हर बार सोचना होता है, लेकिन जब तक ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। जो एसोसिएशन होता है, जो डिसोसिएशन होता है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से होता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने कहाँ पढ़ा होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में क्लास 7 में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है देख लीजिए, ठीक है ना, बच्चों को डाउट आएगा क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, उसको डिफाइन करते हैं KSP से, ठीक है ना, KSP से, और वो ये बताता है कि जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल CaCl2 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो Ca2 प्लस और Cl2Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो कितना डिसोसिएशन होने पे नहीं हुआ, तो एक तो Ca का डिसोसिएशन, एक Cl नेगेटिव का, दो Cl नेगेटिव का डिसोसिएशन, टोटल डिसोसिएशन हो गए 3, हर एक का डिसोसिएशन x होगा, ठीक है ना, तो टोटल डिसोसिएशन हो गया x3। तो अगर आपको यहाँ पर डिसोसिएशन निकालना है तो KSP से कैसे निकालोगे, x √3 KSP ऐसे निकालना है, ठीक है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ आपको देखना है कि आयंस कितने टूट के बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल तोड़ने में, ठीक है ना, सिर्फ उसके हिसाब से आप x लिख के ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो KSP इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि जब इक्विलिब्रियम में वैल्यू आ चुकी है, तो इक्विलिब्रियम में वैल्यू आ चुकी है तो उस समय पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये जो कांस्टेंट है आपका इसकी वैल्यू कितनी है, उसको किस नाम से बुलाते हैं बेटा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, जो एग्जांपल 2.13 है वो भी देखते हैं, 2.13 इसको भी देखेंगे, ठीक है, इसको भी देखेंगे और करेंगे। क्या लिखा हुआ है 0.6 ml एसिटिक एसिड COH, ठीक है, एसिटिक एसिड है कार्बन और मेथिलिक एसिड बोलूँगा, बात एक ही है, ठीक है ना। हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.06, इसकी डेंसिटी कितनी बेटा, डेंसिटी दी है 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इसमें क्या होगा 1 लीटर ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इन्होंने बताया डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट को सेल्सियस को बात की, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज I is known as वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दोनों I और X दोनों निकालना है, कैलकुलेट करना
पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CH3COH का आपको क्या होना चाहिए, इसका मोलर मास। हमने कितनी बार निकाला इसका मोलर मास, बहुत बार निकाल चुके हैं ना, ठीक है ना। कितना होता है इसका मोलर मास, 60। कितना होता है बेटा, 60, ठीक है ना। इसका मोलर मास कितना होता है, 60। और अब इन्होंने क्या दिया, डेंसिटी जो रखी है, तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो डेंसिटी को मास निकालना, तो मास निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई, वॉल्यूम कितना दिया 0.6 दिया, तो 1.06 इंटू 0.6 कितना आ गया बेटा आपका आंसर, 56.6, ठीक है ना। तो मास कितना है 0.636 ग्राम, कितना बेटा 0.636 ग्राम। सीधे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ग्राम में था या में था, ठीक है ना। तो ग्राम से वैल्यू आगे मेरी है, ठीक है ना। तो मोल्स निकालना है, मोल्स निकालने के लिए क्या करूँगा, इस वेट को किससे डिवाइड करूँगा, 60 से डिवाइड करूँगा। तो फिर से पहले वापस कितना आ जाएगा ये 0.0106, ठीक है ना, 0.0106 इतने मोल्स आ गए। ये इसकी वैल्यू बेटा मेरे इनपुट की, ठीक है ना। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे क्या दिया है, हाँ। तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी की वैल्यू मेरी आएगी, मोलैलिटी की वैल्यू मेरी आएगी, मोलैलिटी कितनी जाती है, N2 बाई V होती है, N2 बाई V होती है। V कितना मैंने ऑलरेडी 1 ही रखा है, पूरा 1 रखा है, तो 20/1 करना पड़ेगा, तो ये कितनी आ जाएगी 0.0106 मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर। ये मेरी वैल्यू है, इसकी आगे बेटा मैं मोलैलिटी निकल गई। ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करा और डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ को यूज़ करके हमने वैल्यू निकालनी है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 1.8 करना पड़ेगा ना, तो 1.86 इंटू 0.106, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। डेल्टा टी एफ की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू मेरी कितनी आई, 0.0197, ये मेरी वैल्यू आई डेल्टा टी एफ, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ की मेरी वैल्यू ये है, इसको यूज करें, ठीक है ना। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू मेरे को ये दे, तो डिफरेंस आ रहा है ना, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, डेल्टा टी एफ ओरिजिनल और ये डेल्टा टी एफ डैश। तो आई क्या आ जाएगा मेरा, आई आ जाएगा 0.0205 डिवाइडेड बाय 0.0197, ठीक है ना। जो मैंने कैलकुलेट करी इसको मैं हमेशा नीचे लिखूंगा, और जो मैंने मेरी एक्चुअल वैल्यू थी उसको मैं लिखूंगा। आंसर कितना है मेरा 1.4104, ये तो हमारी आई की वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमने पहली वैल्यू निकाली थी। तो आई की वैल्यू हमारी आ चुकी है, कितनी है 1.04, ठीक है ना। ये समझ में आया ना कैसे है, ठीक है ना। कि मैंने पहले डेल्टा टी की वैल्यू अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करी और जो मुझे दी हुई थी उससे मैंने फिर उसे डिवाइड कर दिया और मुझे आई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो मेरे आई की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना था कि इक्वेशन क्या थी, तब तो मैं डिसोसिएशन निकालता हूँ। तो ये देखना था इक्वेशन क्या थी, तो क्या था CH3COOH, तो जब आपने क्या किया इसको आपने मिलाया पानी में, तो क्या हुआ, ये डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। H+ और CH3COO नेगेटिव में अलग अलग हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसके कितने मोल्स थे, 1 थे, इसके 0 थे, इसके 0 थे, जैसे मान के चलते कि इसके 1 मोल थे तो उसके 0 0 होंगे, या अगर इसके n मोल्स थे और इसके 0 0 थे, ऐसे मान ये मोल्स कम थे ना, 1 नहीं थे, n थे, ठीक है ना। तो उस टाइम बाद कितने मोल्स बनेंगे, n-x, जितना आपका क्या डिसोसिएशन हुआ होगा उतने मोल्स हो जाएंगे n-x, ठीक है ना, ठीक है। जितना डिसोसिएशन हुआ उतने मोल्स हो जाएंगे, इनटू मोल्स करेंगे, इतना डिसोसिएशन हुआ, ठीक है ना। और जब ये x पे टूटेगा, जब ये x एक टूटता है तो ये दो बनते, इसके भी x होंगे और इसके भी x होंगे ना बेटा, डिसोसिएशन में इसके भी x हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने जाएंगे। अब क्योंकि n-x टूटे थे, यहाँ पे nx और यहाँ भी nx, ठीक है ना, ये बात समझ में आई,
क्यों एन एक्स? पहले एन मोल्स थे, एन इंटू एक्स जो है डिसोशिएट हुआ है, तो वो कितने बनाएगा? एन इंटू एक्स यहाँ बनाएगा, और 1 माइनस एक्स, मतलब ये अगर एक्स ग्रुप है तो ये 2 बार एक्स निकल रहे हैं ना, एक ग्रुप में 2 बनते हैं ना, इसलिए 2 बार एक्स लिखा है, यहाँ पर सिंगल एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था, एन माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब तो प्लस किया, तो ये किसके बराबर आ गया मेरा? ये किसके बराबर आ गया मेरा? ये किसके बराबर आ गया? अपॉन, ये मेरा किसके बराबर है? यहाँ पर आई, जो आई मेरा ऑलरेडी आ चुका है उसके बराबर ही आ गया। यही तो होता है बेटा, डिसोसिएशन जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो ये कितना हुआ देखते हैं, ये एन एक्स कर दिया, तो यहाँ पर एन आया 1 माइनस एक्स अपॉन एन, इनिशियली मोल्स थे वो कितने एन थे, उससे डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर टोटल मोल्स, तो यहाँ के टोटल मोल्स और यहाँ के टोटल जो आपका आया वैल्यू डिसोसिएशन के बाद वैल्यू आई, वो सब डिवाइड करें। मेरा आंसर कितना आ गया? 1 माइनस एक्स। डिसोसिएशन कितना हो रहा है? 1 माइनस एक्स का हो रहा है। इसका मतलब जो मेरा 1 माइनस एक्स है वो किसके बराबर है? 1.041, जो मेरी वैल्यू है ये आ गई, दिया गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना फिर से? ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट थी, यहाँ एन है तो यहाँ 0 हो गया, उसके बाद जब यहाँ से 1 माइनस एक्स जाएगा, मतलब एक्स मोल्स डिसोसिएट होंगे, ठीक है ना, एक्स अमाउंट ऑफ मोल्स, एक्स डिसोसिएशन है इसका, तो यहाँ पर एन एक्स मोल्स हो गया, एन एक्स हो गया, और यहाँ पर एन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल मोल थे, टोटल मोल्स 1 थे, ठीक है ना, टोटल डिसोसिएशन 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स डिसोसिएशन यहाँ हुआ, तभी वो एक्स एक्स, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स जो है, सॉरी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स हो गया ना, एन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कितना आ गया? 1.041 आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.041। ये वाली बात समझ में? 0.04 मतलब 1, इसमें से माइनस 1 कर देंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, दैट मीन्स 4.1% डिसोसिएशन हुआ है। कितना हुआ बेटा? 4.1% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है ना। तो वेंटर फैक्टर की हमने वैल्यू निकाल दी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 0.04, ठीक है ना। डिसोसिएशन हमने कितना निकाला? 0.04। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको केएसपी के बारे में बताया था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताया था। वो क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं, दिस इज नॉट डिसोसिएशन, और वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या कर रहा है? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, मेरा प्रोडक्ट, और मेरा रिएक्टेंट क्या था? CH3COOH। ये होता है 11वीं क्लास का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। ये होता है आपका जो भी रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, तो ये इससे ऐसे आता है, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है इसके मोल्स कितने थे? 0.0106, ठीक है ना, इतने मोल्स थे, और इसका डिसोसिएशन कितना था? इसका डिसोसिएशन था 0.41, NX था ना, इसका भी कितना NX था, तो इसको इंटू कर लो, तो इसका स्क्वायर करो, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा? इसके कितने मोल्स थे? इसके मोल्स में कितने थे? इसके मोल्स में इतने थे, और इसका डिसोसिएशन कितना है? इसका डिसोसिएशन कितना है? 0.106 इंटू N1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? देखिए, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स कितना था? 1 माइनस 0.48। ये कैसे आया? मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था n 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम का लिखा था, और यहाँ nx और nx लिखा था, तो इन दोनों के nx nx मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू निकला। जब इसको आप ओपन करोगे तो इसको वैल्यू निकालोगे, कितना निकलता है? 0.59 आएगा, ठीक है, 0.59 आएगा, 0.59 को मल्टीप्लाई करोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है अराउंड 1.006
ठीक है ना, कितना रहेगा 1.86 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के एस से डिफाइन होता है, हम से के ए से, ठीक है ना, के डी भी लिख दो तो भी चल जाएगा, चाहे डिसोसिएशन के लिए हो चाहे एसोसिएशन के लिए हो। बात है कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो तो के डी लिख देते हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1.86 ठीक है ना। तो मैंने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करी थी, यही करी थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा उसमें प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो रिएक्टेंट अमाउंट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इन दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन टिपिकल है, तो कॉन्सेप्ट तो इजी सा है लेकिन क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है ना। तो ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करने हैं और समझना है कि कैसे करने हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपका आंसर। तो यहाँ इस टॉपिक के खत्म होने पे आपका यहाँ पर चैप्टर 2 फिनिश होता है। क्या होता है बेटा, चैप्टर 2 आपका फिनिश होता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स क्वेश्चन करना है और आपको सारे इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, आप सारे इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला था इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आपका चैप्टर 2 जो है वो इस मंथ में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 आपका इस मंथ में खत्म हो जाएगा, आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। तो आप चैप्टर 2 इस मंथ में खत्म कर, आपका चैप्टर 2 इस मंथ में खत्म हो गया है। आपको इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं इसके सारे के सारे, जिस क्वेश्चन में कुछ आनी आएगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन मुश्किल है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ बातें मैंने ऑलरेडी बता दी जिसमें आपको डाउट होंगे, तो आप करेंगे क्वेश्चन को और वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक्स फॉर